एपिसोड 1 to 10, अध्याय 1, विपत्ति से वापसी। जियांगजहौ सिटी फर्स्ट पीपुल्स हॉस्पिटल, हेमेटोलॉजी विभाग। 2 लोगों वाले वार्ड में कांच की खिड़की से छनकर तेज धूप खिड़की के पास वाले बिस्तर पर पड़ रही थी। एक छोटी लड़की आंखें बंद किए लेटी थी। उसकी खूबसूरत आकृति धूप में लगभग पारदर्शी थी। उसकी त्वचा पर फैले हुए रोमचिद्र लगभग दिखाई दे रहे थे। शायद धूप कुछ ज्यादा ही तेज थी, इसलिए लड़की ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वे स्याही की तरह काले थे और चमकदार चमक से चमक रहे थे। दूसरे बिस्तर पर लेटा छोटा लड़का लड़की को देख रहा था, नीचे कूद गया और उसके पास दौड़ा। अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से उत्सुकता से उसने पूछा, प्यारी बहन, तुम जाग रही हो? क्या धूप ने तुम्हें जगा दिया? क्या मैं उसे रोक दूं? कहते हुए उसने उसे धूप से बचाने के लिए अपने हाथ उसकी पलकों पर रख दिए। लड़के की मुस्कान मासूम और शुद्ध थी। सूरज की रोशनी में वह एक नन्हे देवदूत जैसा लग रहा था। लड़की ने एक फीकी मुस्कान दी और लड़के की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। बहन, तुम बहुत सुंदर हो, टीवी पर दिखने वाली परियों से भी ज्यादा प्यारी। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? फिर उसकी भौहें परेशानी से सिकुड़ गईं। लेकिन मैं बीमार हूँ, मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी है। प्यारी बहन, क्या तुम मेरा इंतजार करोगी? लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया और लड़के की भौहों और आंखों को सहलाया। उसकी निगाहें ऐसी लग रही थी मानो वह उसके माध्यम से किसी और को देख रही हो। लड़के को लगा कि उसका हाथ बहुत ठंडा है, जिससे वह कांपने लगा, लेकिन किसी कारण से वह दूर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसकी निगाहें उसे बहुत गर्म लग रही थीं। म्याऊं म्याऊं, लड़की बड़ी मुश्किल से बोल पाए। उसकी आवाज कर्कश और कर्कश थी, फिर भी असीम कोमलता से भरी हुई थी। लड़का पास झुका। म्याऊं म्याऊं कौन है? सुंदर बहन, मैं टोंग हूँ। म्याऊं म्याऊं, मुझे माफ करना, मुझे बहुत माफ करना। वह रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू धूप में हीरे की तरह बह रहे थे। फिर भी उन आंसुओं के नीचे एक गहरी उदासी ने सब कुछ ढंक लिया था, जिससे टोंग असहाय महसूस कर रहा था और उसने अपनी नन्ही बाहें उसके आंसू पोंछने के लिए फैला दी। सुंदर बहन, रो मत। वो, जब तुम रोती हो तो मुझे भी रोने का मन करता है। ये बहुत दुखद लगता है। भारी दुख से अभिभूत होकर वह खुद को रोक नहीं सका और रोने लगा। तभी एक औरत थमस लेकर कमरे में दाखिल हुई। टोंग को रोता देखकर उसने जल्दी से थमस नीचे रखा और दौड़कर उसे गले लगा लिया। टोंग, मम्मी को मत डराओ। कहीं तबीयत खराब तो नहीं है? टोंग ने अपने आंसू पोंछे और हकलाते हुए बोला, जब मैंने सुंदर बहन को रोते देखा तो मैं भी रोने लगा। न जाने क्यों, मुझे बस रोने का मन कर रहा था। मम्मी, क्या सुंदर बहन को बहुत दर्द हो रहा है? क्या टोंग को उसे ठीक करने के लिए फूंक मारनी चाहिए? टोंग जिया ने बिस्तर पर चुपचाप रोती हुई लड़की को जटिल भाव से देखा, अपने होठों को भींचा और टोंग को पकड़ते हुए जाने के लिए मुड़ी। टोंग, अच्छा रहो। सुंदर बहन शायद अपनी माँ को याद कर रही होगी। उसे आराम की जरूरत है। उसे परेशान मत करो, ठीक है? लेकिन क्या? मम्मी ने जाने से पहले तुमसे क्या कहा था? तुम्हें बिस्तर से उठने की इजाजत नहीं है। क्या तुमने मम्मी की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी? ठीक है, टोंग जानता है कि वह गलत था, गुस्सा मत हो मम्मी। टोंग जिया ने अपने बेटे को सोते हुए देखा और खिड़की के पास बिस्तर पर लेटी बच्ची पर नजर डाली। बच्ची 4-5 दिनों से वार्ड में थी, न हिली डुली न बोली। खाने के समय एक देखभाल कर्मी उसे आसानी से पचने वाला तरल भोजन देने आता था। पहले से ही दुबली पतली बच्ची अब और भी ज्यादा हड्डी मांस जैसी दिखने लगी थी। हर सुबह 8 बजे और फिर शाम को 8 बजे एक नर्स उसे इंजेक्शन लगाने आती थी और डॉक्टर नियमित रूप से उसकी जांच करते थे। फिर भी कोई दोस्त या परिवार का सदस्य कभी मिलने नहीं आया। शुरुआत में टोंग जिया को लगा कि लड़की बीमार है, लेकिन अचानक उसकी नजर डॉक्टरों के नोटों पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि लड़की बोन मैरो डोनर है। चूंकि टोंग को ल्यूकेमिया था, इसलिए उसने ऐसे मामलों पर पूरा ध्यान दिया। क्या बोन मैरो डोनर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए? ये लड़की ऐसी क्यों लग रही थी जैसे उसे छोड़ दिया गया हो? हाल ही में उसने 2 नर्सों की फुसफुसाहट सुनी और पता चला कि लड़की की मौसी ल्यूकेमिया से पीड़ित है। वह उच्च एचएलए संगतता वाली एकमात्र जोड़ी थी। लड़की चाहे या न चाहे, उसके परिवार ने उसके लिए यह फैसला कर लिया था। उसे भागने से रोकने के लिए उन्होंने उसे एक बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया और फिर उसे इस वार्ड में छोड़ दिया, उसकी सेहत की परवाह किए बिना। टोंग जिया को थोड़ी निराशा हुई। लड़की के रिश्तेदार बेरहम लग रहे थे। बाद में उसे पता चला कि वे एक अमीर परिवार से थे और इसलिए उसे बेहतर समझ आ गई। उसे ऐसे अमीर परिवारों के घिनौने रिश्तों पर आधारित धारावाहिक याद आ गए। हालांकि उसे लड़की पर दया आ रही थी, लेकिन टोंग जिया ऐसे ताकतवर लोगों का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, वरना आम लोगों को एक पल की भी चैन नहीं मिलती। अध्याय 2, विपत्ति से वापसी। रात हो चुकी थी और जब टोंग जिया ने अपने बेटे को खाना खिलाया तो टोंग, जो कीमोथेरेपी से गुजर रहा था, जल्द ही खुद को रोक नहीं सका और सो गया। इसी समय एक नर्स गाड़ी धकेलती हुई आई, क्योंकि लड़की को नियमित इंजेक्शन लगाने का समय हो गया था। लड़की के हाथ के खुले, नाजुक और गोरे हिस्से पर, जो जेड जैसा दिखता था, कई बड़े छोटे बैंगनी रंग के सुई के निशान थे, जो बेहद चौंकाने वाले लग रहे थे। लगने के बाद नर्स ने देखा कि लड़की पर कोई असर नहीं हुआ है। उसने पलकें झपकाईं और उसके दिल की जांच की। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से गाड़ी लेकर चली गई। कुछ ही देर में एक अधेड़ उम्र का पुरुष डॉक्टर तेजी से अंदर आया। उसके पीछे पीछे वह नर्स भी आई जिसने इंजेक्शन लगाया था। डॉक्टर लिन, मोबिलाइजर इंजेक्शन के बाद मरीज में सदमे की प्रवृत्ति देखी गई। ऐसी स्थिति में वह दान के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त है, अन्यथा कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। डॉक्टर लिन ने गहरी भौहें चढ़ाई। सर्जरी कल के लिए निर्धारित है, अभी समस्याएं कैसे आ सकती हैं? पिछले कुछ दिनों के निरीक्षणों के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर क्या गड़बड़ हुई? मृत्यु के भय से नर्स ने पूछा। डॉक्टर लिन, क्या हमें किसी अन्य साथी की तलाश के लिए परिवार से संपर्क करना चाहिए? मुझे एक क्षण दीजिए। डॉक्टर
लिन तुरंत चले गए। तभी बिस्तर पर लेटी लड़की अचानक जोर जोर से हाँफने लगी। उसका शरीर पानी से बाहर निकली मछली की तरह तड़प रहा था। उसके हाथ फड़फड़ा रहे थे और सांस लेने के लिए उसका चेहरा तेजी से लाल हो रहा था। नज़ मन ही मन अपनी किस्मत को कोस रही थी। ये तो एक आम अलर्जिक शॉक था। गनीमत रही कि वह वहीं थी, वरना 1 मिनट और देर हो जाती तो लड़की को बचाना नामुमकिन होता। टोंग जिया बगल से देख रही थी। उसका दिल गले में आ गया था। जब लड़की शांत हो गई तो नज़ ने उसके माथे का पसीना पोंछा और तभी डॉक्टर लिन वापस आ गईं। नज़ ने कहा, मरीज को अभी अभी गंभीर एलर्जिक शॉक लगा है, लेकिन हम उसे वापस ले आए हैं। उसका शरीर अब दान के लायक नहीं है। डॉक्टर लिन ने अपना हाथ हिलाया और बिस्तर पर चुपचाप सो रही लड़की की ओर देखा, जो एक पेंटिंग की तरह बहुत शांतिपूर्ण और सुंदर लग रही थी, इस तथ्य से बेखबर कि वह अभी अभी भूत द्वार से होकर आई थी। हम कल सर्जरी कर रहे हैं। आज रात उसके साथ रहो और मैं सर्जरी के बाद तुम्हें कुछ दिन की छुट्टी दे दूंगा, डॉक्टर लिन ने जाने से पहले कहा। नर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था। बच्ची तो पहले से ही इस हालत में थी, फिर भी परिवार सर्जरी कैसे करवाना चाहता था। क्या उन्हें एहसास नहीं था कि वे उसे आग में झोंक रहे हैं। रात भर कोई दुर्घटना नहीं हुई। लड़की गहरी नींद सो गई। अगली सुबह अंतिम जांच के बाद नर्स लड़की को वार्ड से बाहर ले गई। टोंग टोंग अभी अभी जागा था और अचानक जोर जोर से रोने लगा। सुंदर बहन क्यों जा रही है? टोंग जिया ने उसे दिलासा दिया, सुंदर बहन की सर्जरी होने वाली है। सर्जरी के बाद वह ठीक हो जाएगी। क्या टोंग टोंग नहीं चाहता कि सुंदर बहन ठीक हो जाए? टोंग टोंग ने अपने आंसू पोंछे। मैं चाहता हूं कि सुंदर बहन ठीक हो जाए, फिर वह मेरे साथ खेल सकेगी। टोंग जिया ने अपने बेटे को चूमा, लेकिन उसके दिल में बेचैनी महसूस हुई। 6 घंटे बाद लड़की को वापस वार्ड में ले जाया गया। सोती हुई लड़की को देखकर उसके जबरदस्त पीलेपन के अलावा वह ठीक लग रही थी। टोंग जिया ने राहत की सांस ली। हालांकि वह उस लड़की के लिए अजनबी थी, फिर भी वह उसकी देखभाल करने से खुद को नहीं रोक पाई, शायद दया के मारे। लड़की की अंतिम जांच करने और कोई असामान्यता न पाए जाने पर थकी हुई नर्स वहां से चली गई। टोंग जिया ने दोपहर में सुअर के कलेजे और दुबले मांस का दलिया खरीदा था, जिसे एक इंसुलेटेड कंटेनर में गर्म करके रखा था और सोचा था कि जब लड़की उठेगी तो उसे खिला देगी। इतने सब कुछ सहने के बाद उसका शरीर जरूर संघर्ष कर रहा होगा। टोंग जिया हाथ में कटोरा लिए लड़की की ओर बढ़ा और तभी लड़की ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, मानो उसके गोरे चेहरे पर 2 ऑब्सीडियन के टुकड़े हों। तुम जाग रही हो? क्या तुम्हें कहीं भी बेचैनी महसूस हो रही है? लड़की ने अपना सिर हिलाया। टोंग जिया को वह लड़की बेहद शांत और स्थिर लगी, बिल्कुल किसी गुड़िया जैसी प्यारी। अगर वह उसकी बेटी होती तो वह इतना टूट जाती कि उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती, लेकिन उसका परिवार इतना बेरहम कैसे हो सकता है कि उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दे। ये सुअर के जिगर और कम वसा वाले मांस का दलिया है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। ये खून की पूर्ति के लिए अच्छा है। थोड़ा और खा लो। ये देखकर कि लड़की खुद खाने की स्थिति में नहीं है, उसने एक चम्मच उठाया और लड़की के मुंह में डाल दिया। इसके बाद, धन्यवाद, लड़की ने अपने गले से कुछ शब्द बोले, अपना मुंह खोला और धीरे धीरे घूंट लिया। अचानक लड़की के मुंह के कोने से खून की कुछ धारें रिसने लगी और टोंग जिया घबरा कर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? लड़की ने अपना मुंह खोला और खून की एक धार फूट पड़ी जो टोंग जिया के चेहरे पर फैल गई। टोंग जिया डर के मारे मानो सुन्न पड़ गई हो, लेकिन फिर उसने तुरंत कटोरा नीचे गिरा दिया और पलंग के पास रखे इमरजेंसी कॉल बटन को झट से दबा दिया। एक तौलिया पकड़े हुए उसने डर से कांपती हुई लड़की का मुंह पोंछा। डॉक्टर जल्द ही आएंगे, तुम्हें रुकना होगा। लड़की के मुंह के कोनों से और खून बहने लगा, जिससे सफेद तकिया लाल हो गया। उसकी नजरें और दूर होती गईं और अचानक उसने हाथ बढ़ाकर टोंग जिया का हाथ पकड़ लिया। टोंग जिया को लगा कि उसका हाथ कितना पतला और ठंडा था। अध्याय 3, विपत्ति से वापसी। मैं अभी मियाओ मियाओ से मिलने जा रही हूँ। वह अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखें चमक रही थी, असंभव रूप से सुंदर। मियाओ मियाओ को ठंड से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है। मैं अब उसके साथ जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। टोंग जिया को इस बच्ची की जान तेजी से जाती हुई महसूस हो रही थी। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम्हें मरना नहीं है, डटे रहना है। डॉक्टर किसी भी पल आ जाएंगे। बच्ची, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे आगे बहुत जिंदगी है, तुम्हें डटे रहना है। लेकिन जिस क्षण म्याओ म्याओ की मृत्यु हुई, उसका जीवन पहले ही समाप्त हो चुका था। अचानक ऐसा लगा जैसे एक सुंदर युवा चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखें दुनिया की सबसे पवित्र, स्पष्ट थीं। जब वह मुस्कुराता था तो गर्मजोशी और स्वच्छता झलकती थी। जब वह उसकी ओर हाथ बढ़ाता था तो उसके पीछे 1000 ली की चमक होती थी। हाँ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। उसने शून्य में हाथ बढ़ाया। उसका चेहरा खुशी और गर्मजोशी से भरी मुस्कान से जगमगा रहा था। उसकी आंखें एक चमकदार कोमल चमक से भरी हुई थीं। टोंग जिया दंग रह गया। अचानक उसका हाथ भारी होकर नीचे गिर गया। समय मानो थमसा गया था। खिड़की के बाहर सूरज चमक रहा था, चिड़ियां चहचहा रही थीं और फूल खिले हुए थे। फिर भी उस मौसम में जब सब कुछ फिर से जीवंत हो उठता है, वार की हवा अचानक ठंडी, दमघोंटू खामोशी से भर गई। टोंग जिया ने अचानक अपना मुंह ढक लिया। टोंग टोंग का रोना कर्कश और हृदय विदारक था। डॉक्टर और नर्स दौड़कर आए और टोंग जिया को एक तरफ धकेल दिया। अचानक प्लीहा फटने से हाइपोवोलेमिक शॉक, हृदय गति रुकना और रक्तचाप में गिरावट आ गई है। मरीज में जीवन के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिख रहे हैं। क्या हमें पुनर्जीवन देना चाहिए? क्या वह पहले जांच के दौरान ठीक नहीं थी? उसकी तिल्ली अचानक क्यों फट गई? डॉक्टर लिन ने झुंझलाहट में अपना सिर खुजलाया। परिवार को हंगामा नहीं करना चाहिए, यही सबसे अच्छा होगा। हालांकि अस्पताल निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार नहीं बनने वाला था। उन्होंने पिछली रात जबरन सर्जरी के गंभीर खतरों के बारे में बताया था, फिर भी परिवार ने मना कर दिया था और इस प्रक्रिया पर अड़ा रहा। आखिरकार सर्जरी से पहले की सहमति पर परिवार ने हस्ताक्षर तो कर ही दिए थे। टैप टैप टैप,
फर्श पर ऊंची एड़ी के जूतों की स्पष्ट ध्वनि ने सभी के दिलों को झकझोर दिया जब एक सुंदर महिला ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। टोंग जिया ने पहले कभी इतनी सुंदर और कुलीन महिला नहीं देखी थी। जाहिर है जवान नहीं, फिर भी जवानी के दिनों की लड़की जैसी लग रही थी। ये सचमुच एक जादूगरनी थी। क्या हो रहा है? इतना हंगामा हो रहा है। महिला ने अपना चश्मा नीचे किया और हमारी तरफ देखते हुए कहा। डॉक्टर लिन घबराए हुए लग रहे थे। इस युवती को अचानक प्लीहा फटने की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया। हम पुनर्जीवन का सबसे अच्छा समय गंवा चुके हैं और वह पहले ही। वे दूसरे पक्ष को नाराज नहीं कर सकते थे। अगर कोई समस्या आ गई तो बात यहीं खत्म हो जाएगी। हालांकि यह अस्पताल की ओर से एक चूक थी, लेकिन परिवार भी दोषी नहीं था। ओह, युनशू ने भौहें उठाईं और बिस्तर पर लेटी उस लड़की की ओर उदासीनता से देखा जो पहले ही चल बसी थी। उसकी नजर इतनी भावशून्य थी कि मानो उस लड़की का उससे कोई खून का रिश्ता न हो, बस एक बिल्कुल अजनबी हो। तो फिर मरना तो मरना ही है, क्या दुर्भाग्य है। ये शब्द कहकर वह मुड़ी और चली गई। तारांकन, मध्यरात्रि, एक सुंदर ढंग से सजाए गए बच्चों के कमरे में राजकुमारी बिस्तर पर लेटी एक छोटी लड़की ने अचानक अपनी आंखें खोली और हौंकते हुए सीधी खड़ी हो गई। एक और दुर्स्वप्न। वह एक खूबसूरत तराशी हुई जवान गुड़िया थी जिसके लंबे धुंधराले काले बाल, गोरी और नाजुक नाक नक्श और स्याही जैसी गहरी आंखें थीं। अंधेरे में उनमें एक ठंडी और बेरहम चमक झलक रही थी। धीरे धीरे उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए जिससे उसकी आंखों में बसंत की हवा जैसी कोमल कोमलता भर गई जो उनकी गहराई में छिपी गहरी उदासीनता को पूरी तरह से छिपा रही थी। मरना और पुनर्जन्म लेना, राक्षसत्व से वापस लौटना। वह जी यून्या वापस आ गई थी। अध्याय 4, तथाकथित प्रतिभाशाली बालक। जियांगजोउ एक तटीय शहर है जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, जिसे अक्सर प्राकृतिक ग्रीन हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्रचुर वर्षा होती है और तेज हवाएं चलती हैं जिनमें लगातार नमकीन नमी बनी रहती है। यद्यपि आधुनिक प्रदूषण व्याप्त है, फिर भी जियांगजोउ में हवा असाधारण रूप से ताज़ा है और आकाश असामान्य रूप से नीला है। यहाँ तक कि जब बूंदाबांदी हो रही होती है तब भी आकाश उतना ही साफ और स्वच्छ रहता है मानो उसे धोया गया हो। यूनिया ने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई। यह एक बच्चे का बेडरूम था जो मुख्यतः नीले रंग से सजा हुआ था, फिर भी उसमें कोई खिलौना नहीं था। बेहद साफ सुथरा। फर्श पर एक मुलायम कालीन बिछा था जिस पर पैर रखने पर ऐसा लग रहा था जैसे रुई पर पैर रख रहे हों। खिड़की के पास कालीन पर बच्चों के बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट रखा था जिन्हें पहले से ही एक महल जैसे शानदार घर में जोड़ दिया गया था। और महल के सामने खुली जगह में दो बुढ़िया, एक लड़का और एक लड़की, एक दूसरे के सिर छूते हुए बैठी थीं, दोनों प्यारी और दिल को छू लेने वाली। यूनिया के होठों के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े हुए थे। वह बिस्तर के पास गई, उसकी नजर उस छोटे लड़के पर पड़ी जो गहरी नींद में सो रहा था। म्याओ म्याओ, मैं वापस आ गया हूँ। इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। उसने अपने जूते उतार दिए और कंबल के नीचे घुस गई। उसका सिर यून म्याओ के पास था। उसने कोमलता और स्नेह से उसके शांत सोते हुए चेहरे को देखा और उसके मुंह पर एक प्रसन्न और संतुष्ट मुस्कान आ गई। यद्यपि उसके पुनर्जन्म ने कुछ त्रासदियों को नहीं बदला था, जैसे कि म्याओ म्याओ की जन्मजात विकलांगता या तेज बुखार के कारण खोई हुई उसकी बुद्धि, फिर भी वह बहुत संतुष्ट थी क्योंकि उसका म्याओ म्याओ अभी भी जीवित था। वह उसके शरीर की गर्मी, उसकी सांस, उसकी दिल की धड़कन महसूस कर सकती थी। यही बेहतर है। तुम्हें अब इस दुनिया की ठंडक और अंधेरे को जानने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए जो गर्म घोंसला बुना है उसमें तुम एक खुशहाल और बेफिक्र जिंदगी जी सकती हो। वह और म्याओ म्याओ द्वियुग्मज जुड़वा थे। जब से वे अपनी मां के गर्भ में थे तब से वे बढ़ने के लिए, पोषण के लिए संघर्ष कर रहे थे और इस विशाल दुनिया में केवल वही उसके जीवन की एकमात्र गर्मी और आशा थी। अनजाने में ही वह सो गई जबकि खिड़की के बाहर रिमझिम बारिश लगातार जारी थी, फिर भी कमरा गर्मजोशी और शांति से भरा हुआ था। इस नए सपने में अब कोई दुर्स्वप्न नहीं था। अचानक बाहर से दरवाजा खुला। यूनिया ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। युवा मिस जी, आप युवा मालिक के कमरे में क्यों आईं? नवागंतुक की उम्र लगभग 20 साल थी। काले काले बाल जूड़े में बंधे थे, चेहरा गोरा और सुंदर था और उसमें जियांगन की महिलाओं की अनोखी, नाजुक और आकर्षक सुंदरता थी। जी परिवार की वफादार सेविका जी डाई बचपन से ही अपनी मां के साथ पली बड़ी थी। यही वह महिला थी जिसने उसकी और म्याओ म्याओ की तब भी बहुत देखभाल की थी जब उनकी मां सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहती थी या उदासी के दौर से गुजरती थी, यहाँ तक कि उनकी जैविक मां से भी ज्यादा ध्यान से। यूनिया उठ बैठी। आंटी डाई, अब से मैं म्याओ म्याओ के साथ सोना चाहती हूँ। वह अपने सामने खड़े व्यक्ति को यह नहीं बताती कि वह म्याओ म्याओ के बिना सो नहीं सकती। जी डाई उन चमकती आंखों में देखते हुए एक पल के लिए चौंक गई। न जाने क्यों उसका दिल धड़क उठा। उसे लगा कि यंग मिस जी कुछ अलग हैं, लेकिन गौर से देखने पर यंग मिस जी अभी भी यंग मिस जी ही थी, वही बच्ची जिसकी वह बचपन से देखभाल करती आ रही थी, जिसे शायद उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। जरूरत से ज्यादा होशियार होना अजीब तरह से समय से पहले बुद्धिमान होने के बराबर था, इसलिए वह हमेशा अपने साथियों से ज्यादा परिपक्व लगती थी और अपनी उम्र के बच्चे से अपेक्षित भोलापन उसमें जरा भी नहीं था। सिर्फ बूढ़े मालिक के सामने ही वह थोड़ी बहुत नखरेबाजी दिखाती थी। लेकिन जब से बूढ़े मालिक का देहांत हुआ और मालकिन गायब हो गई, जी डाई ने यंग मिस जी को फिर कभी मुस्कुराते नहीं देखा था। ये केवल म्याओ म्याओ ही थी जो यंग मिस जी को थोड़ा खुश कर सकती थी। ये सोचकर जी डाई की आंखें भर आईं। ठीक है, आज से तुम अपने छोटे मालिक के साथ सोओगी। पारिवारिक विपत्ति के बाद वे बस बच्चे थे और सगे भाई बहन होने के नाते वे केवल एक दूसरे पर ही निर्भर हो सकते थे। तभी यूं म्याओ भी धीरे धीरे जाग उठा। उसकी आंखें कांच के मोतियों जैसी साफ, अद्भुत रूप से सुंदर थीं। आंखें खोलते ही उसने यूया को देखा और खुशी से मुस्कुराया, होंठ आपस में भींच लिए। यून म्याओ जन्म से ही मुंह बधिर था। जीलानी ने उसकी जांच के लिए अनगिनत प्रसिद्ध डॉक्टरों से और देश विदेश के कई बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।
इस वजह से वह बच्चा जीलानी की आलीशान जिंदगी में सबसे बड़ा कलंक बन गया। जब भी जीलानी का युनशेन से झगड़ा होता, म्याओ म्याओ को उसके गुस्से का खामियाजा भुगतना पड़ता। एक बार म्याओ म्याओ ने गलती से अपना जेड ब्रेसलेट तोड़ दिया था और उसने उसे बारिश के दिन आंगन में घुटनों के बल बैठा दिया, जिससे उसे पूरी रात ठंड और बुखार लगा रहा। बुखार उतरने के बाद वह मानसिक रूप से विकलांग हो गया था। उस समय युन्या एक टीवी स्टेशन पर बच्चों की बुद्धिमत्ता प्रतियोगिता में भाग लेने गई थी। जाने से पहले उसने म्याओ म्याओ से कहा था कि वह चैंपियनशिप ट्रॉफी लाने के लिए उसका इंतजार करे, जो दोनों के बीच एक साझा सम्मान था। हालांकि बाहरी दुनिया में यंग मिस जी के विलक्षण प्रतिभा की चर्चा हो रही थी, म्याओ म्याओ उससे भी ज्यादा होशियार थी। उनकी मां को नहीं पता था, उनके पिता को नहीं पता था, उनके दादा को नहीं पता था। एक जन्मजात मूक बधिर बच्चे को जन्म से ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अध्याय 5, तथाकथित प्रतिभाशाली बालक। हालांकि जब वह सचमुच चैंपियनशिप ट्रॉफी घर ले आई, जबकि बाहरी दुनिया 4 साल की बच्ची की बुद्धिमत्ता पर अचंभित थी, घर लौटने पर उसकी मुलाकात मानसिक रूप से विक्षिप्त म्याओ म्याओ से हुई। सौभाग्य से अपनी इस हालत के बावजूद वह सिर्फ उसे ही याद रखता था। उस क्षण उसका खून जम गया और बिना सोचे समझे वह जीलानी पर झपटी और एक जंगली जानवर की तरह उसके हाथ पर बुरी तरह से काटने लगी। तुम म्याओ म्याओ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? वह तुम्हारा अपना बेटा है, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा, थप्पड़। ये पहली और आखिरी बार था जब जीलानी ने उसे मारा था, क्योंकि उसके वजूद ने म्याओ म्याओ द्वारा उस पर लगाए गए दाग को पूरी तरह से ढक रखा था, जिससे वह गर्व से भरा चेहरा दिखा पा रही थी। उसे अपने घमंड और गर्व में अद्वितीय संतुष्टि का एहसास हुआ। इसलिए जीलानी ने उसे कभी नहीं मारा, अनिच्छा से नहीं, बल्कि इसलिए कि वह इस उत्तम कलाकृति को कलंकित करने से डरती थी। मैं तुम्हारी मां हूं और तुमने मुझे काटने की हिम्मत की। तुम एक उच्च समाज की महिला हो, एक सभ्य और सुसंस्कृत महिला, तुम कुत्ते की तरह कैसे व्यवहार कर सकती हो और लोगों को काट सकती हो? जीलानी की बर्फीली निगाहें युन्या के दिल में चाकू की तरह चुभ गईं। उस समय वह केवल 4 साल की थी और अभी भी एक उम्मीद की किरण संजोए हुए थी कि उसकी मां उससे और म्याओ म्याओ से प्यार करती है और उसकी कठोरता गहरी निराशा से उपजी है। और उसके बारे में क्या? वह कितनी शिष्ट और समझदार थी, एक उच्च समाज की महिला के सभी शिष्टाचार और कौशल अथक परिश्रम से सीखती थी। 4 साल की उम्र में ही वह अंग्रेजी अखबार पढ़ सकती थी। जब उसकी मां उसे विभिन्न समारोहों में ले जाती तो उसे अपनी उम्र की महिलाओं की प्रशंसा भरी और प्रसन्न निगाहें नापसंद होती, लेकिन अपनी मां के गर्व और प्रसन्न भाव देखकर उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती। अगर इससे उसकी मां खुश होती तो वह और भी ज्यादा कोशिश करने को तैयार रहती। लेकिन चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों न करती हो, उसकी मां की नजरें उस पर और म्याओ म्याओ पर हमेशा ठंडी रहती थीं। वह उसे केवल एक उच्च समाज की महिला के मानकों के आधार पर ही आंकती थी। अगर वह खाने के दौरान जरा भी आवाज करती तो उसकी मां उसके सिर पर प्लेट उलट देती और उसे सजा के तौर पर एक कोने में गंदे कपड़े पहनाकर खड़ा कर देती। ऐसी अनगिनत मिसालें थीं। उस पल उसका विश्वास पूरी तरह से खत्म हो गया। मां की उपाधि उसके लिए मर चुकी थी। 1 महीने पहले एक बरसाती रात में वह शौचालय जाने के लिए उठी। अध्ययन कक्ष से शोर सुनकर वह सहज ही वहां चली गई। उसे एक चौंकाने वाला राज पता चला, जिससे पता चला कि उनके पिता युनशेन उसे और म्याओ म्याओ दोनों से इतनी नफरत क्यों करते थे। हालांकि वह बहुत कुशल थी, फिर भी उसकी आंखों में हमेशा ठंडक और एक जटिल घृणा भरी रहती थी, जो उसकी मां से भी बदतर थी। उसके दादा गुस्से से मर गए थे और बरसात की रात में उसकी मां का विलाप बहुत ही हताश लग रहा था। वह बार बार अपने पिता का कॉलर पकड़कर पूछ रही थी, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हो? हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आपका बेटा बहरा और गूंगा पैदा हुआ, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी बेटी अजीब तरह से बुद्धिमान है। ये सब प्रतिशोध है, सब प्रतिशोध। युनशेन, मैं तुम्हें भयानक मौत का श्राप देता हूँ और मैं तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए भी भयानक अंत की कामना करता हूँ। उस पल उसके अंदर अप्रत्याशित रूप से बदले की भावना उमड़ पड़ी। जीलानी, ये स्पष्ट रूप से तुम्हारा अपना कर्म था। उस बरसाती रात के बाद से जीलानी गायब हो गई थी और उसका भाग्य अज्ञात था। वह अब अपनी मां को पुकारना नहीं चाहती थी, क्योंकि यद्यपि वह दयनीय थी, परंतु उससे भी अधिक घृणित थी। म्याओ म्याओ, क्या तुम्हें अच्छी नींद आए? जब से युन म्याओ को याद है, उसने धीरे धीरे उसे सांकेतिक भाषा और होंठ पढ़ना सिखाया था। म्याओ म्याओ बहुत होशियार था और उसने इसे जल्दी सीख लिया था। जुड़वां बच्चों के स्वाभाविक टेलीपैथिक कनेक्शन के साथ उनके बीच संवाद में कोई बाधा नहीं थी। युन म्याओ ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, उसकी साफ शुद्ध काली आंखें चुपचाप युन्या को देख रही थीं। युन्या मुस्कुराई, पास आए और धीरे से उसके मुलायम बालों को सहलाया, जो छूने में अच्छे लग रहे थे। जी डाई ने युन म्याओ के कपड़े बदलने के लिए संपर्क किया, लेकिन युन्या ने उदासीनता से कहा, चाची डाई, मुझे ये करने दो। जी डाई रुकी, फिर सिर हिलाया, ठीक है, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। जब तुम और युवा मालिक नहा धो लें तो नीचे आ जाना। युन्या छोटी उम्र से ही बहुत स्वतंत्र रही थी और मौखिक अभिव्यक्ति और व्यवहारिक कार्यों में उसकी क्षमताएं अपने साथियों से कहीं ज्यादा थीं। जी डाई को अपने बच्चे की देखभाल की कोई चिंता नहीं थी। 10 मिनट बाद युन्या युन म्याओ को दूसरी मंजिल से नीचे ले गई। युन म्याओ ने सफेद सूट पहना हुआ था, उसकी छाती की जेब से एक पैटर्न वाला रुमाल बाहर झांक रहा था, जिससे वह जिंदादिल और शरारती फिर भी बहुत सज्जन लग रहा था। उसके बालों में कंघी की हुई थी और उसके सुंदर गोरे चेहरे पर एक प्यारी मासूम मुस्कान थी। यह इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे कसकर गले लगाना और प्यार से नहलाना चाहेगा। युन्या ने गुलाबी और सफेद रंग की राजकुमारी की पोशाक पहनी थी। हालांकि यह शैली थोड़ी अतिरंजित थी, फिर भी यह उस पर बिल्कुल जंच रही थी। उसके लंबे धुंधराले बाल उसके पीछे की ओर लहरा रहे थे, उसकी भौहें सुरुचिपूर्ण ढंग से उदासीन थीं और उसके होंठ बसंत की हवा जैसी कोमल मुस्कान में मुड़े हुए थे। खास तौर पर उसकी चमकदार गहरी काली आंखें आकर्षक थीं, जिन्हें देखकर कोई भी उसके अद्भुत सुडौल चेहरे को आसानी से नजरअंदाज कर सकता था।
हालांकि वह अभी भी जवान थी, फिर भी उसके व्यवहार में पहले से ही कुलीनता की शालीनता और शान झलक रही थी। दोनों बच्चे अत्यंत सुंदर नक्काशीदार जैद की तरह थे, एक सुनहरा लड़का और एक जैद लड़की। पहली मंजिल पर बैठे नौकर उनसे नजरें नहीं हटा पा रहे थे। जवान लड़की को मालकिन की खूबसूरती विरासत में मिली थी और कुछ मायनों में तो वह उनसे भी आगे निकल गई थी। बड़ी होकर वह कितनी खूबसूरत दिखेगी। खाने की मेज पर माहौल बहुत शांत था। यूनिया ने युन मियाओ के लिए खाना निकाला। तुम बहुत दुबली हो, तुम्हें और खाना चाहिए। युन मियाओ ने मीठी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा, मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे बड़े चाव से चबाया। अचानक दरवाजे के बाहर से एक कार के हॉर्न की आवाज आई। जी फैमिली मैनर में कोई इतना बेशर्म था कि इतना अहंकारी था। चाची ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से बाहर चली गईं। यूनिया ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अपना मुंह पोंछने के लिए नैपकिन उठा लिया। उसकी हरकतें हल्की और सुंदर थीं। वह प्रतीक्षित क्षण अंततः आ ही गया और यह व्यर्थ नहीं था कि वह इतने लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी। यूनिया को अपनी चॉपस्टिक नीचे रखते देख युन मियाओ ने भी आज्ञाकारी होकर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी। यूनिया मुस्कुराई और बोली, मेरी बात पर ध्यान मत दो, मेरी भूख हमेशा से कम रही है। इसके बजाय तुम्हें ज्यादा खाना चाहिए। तुम बहुत दुबली हो, मैं तुम्हें मोटा करके एक छोटा सा हट्टा कट्टा लड़का बनाना चाहती हूँ। अध्याय 6 बाघों को पालना आपदा को आमंत्रित करता है। दरवाजे के बाहर जोरदार शोर हुआ और कुछ ही देर में काले कपड़े पहने एक हटे कट्टे आदमी ने जीडाई को अंदर खींच लिया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। जीडाई की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वह पीछे आ रहे व्यक्ति को घूरने लगी। तुम घर तोड़ने वाली, दूसरों के परिवारों को बर्बाद करने वाली, तुम मोहक औरत, क्या अब भी जी परिवार के पास आने की हिम्मत है? अगर तुम में जरा भी अक्ल होती तो तुम यहाँ से तुरंत निकल जाती और जी परिवार की जमीन खराब करना बंद कर देती। ये कहते हुए उसने उस आदमी पर तिरस्कार से थूक दिया। कितना गंदा मुंह है, इसे एक थप्पड़ मारो। उसके मालिक की आवाज से पहले एक आवाज आए, मधुर लेकिन दबंग, पूरी तरह से घमंडी। यूनिया की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, प्रकाश की एक चमक चुपचाप चमक उठी। ये बिल्कुल उसके पिछले जीवन जैसा था। थप्पड़ थप्पड़ 2 बार से जी डाई की आंखें चमक उठी, लेकिन यूनिया बिना किसी बदलाव के देखती रही। जब किसी की शक्ति अपर्याप्त हो तो उसे सहन करना और समय का इंतजार करना सीखना चाहिए। ऐसे आवेगपूर्ण कार्य प्रतिद्वंद्वी को भड़काने और विपत्ति को आमंत्रित करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं करते। अब समय आ गया था कि आंटी डाई को कुछ कठोर वास्तविकताओं का सामना करना पड़े। पिछले जन्म में इसी तरह की आवेगशीलता के कारण उसे और मियाओ मियाओ को एक साथ घर से बाहर निकाल दिया गया था, सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। ये जी परिवार था, उसका उपनाम जी था और उसके और मियाओ मियाओ के अलावा किसी और को यहाँ खड़े होकर उंगली उठाने का अधिकार नहीं था। कहते हैं बदला ठंडा ही सबसे अच्छा लगता है, लेकिन मैं कोई सज्जन नहीं हूँ, मैं तो खलनायक हूँ। यूनिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई जब उसने मियाओ मियाओ को देखा, जो चुपचाप खाना खा रहा था। कोई भी तर्क उसे विचलित नहीं कर सकता था। उसने धीरे से उसके मुलायम बालों को छुआ और कहा, यहाँ बैठो और एक अच्छे लड़के की तरह खाना खाओ। जवाब में युन मियाओ ने एक मीटबॉल अपने मुंह में ठूंस लिया और जोर जोर से चबाने लगा। ऊंची एड़ी के जूतों की क्लिक क्लैक की आवाज के बाद चटक लाल रंग के कपड़े पहने एक दुबली पतली सी आकृति कमरे में दाखिल हुई। उस महिला ने एक चुस्त लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर के उभारों को उभार रही थी। 12 सेंटीमीटर ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थी और उसके लंबे लहराते बाल उसके कंधों पर बेपरवाही से लटके हुए थे। उसका चेहरा आड़ू के फूल जैसा सुंदर था, सचमुच दमकता हुआ और अतुलनीय, जिसने पूरे लिविंग रूम को तुरंत रोशन कर दिया। युनशेन की कथित प्रेमिका कांग जिनसे राष्ट्रीय टीम की एक सेवानिवृत्त द्वितीय श्रेणी की जिम्नास्ट, खेल के क्षेत्र में कभी कुछ खास हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अपने खूबसूरत चेहरे और कई लोकप्रिय सितारों के साथ हुए विवादों के कारण अक्सर मनोरंजन जगत की खबरों में बनी रहती थी। कुछ घटिया विज्ञापन और फिल्मी काम करने के बाद वह मनोरंजन उद्योग में आ गई और फलस्वरूप उसे राष्ट्रीय टीम से निकाल दिया गया। उसके नवीनतम घोटाले में जियांगजोऊ के नए धनी कुलीन जी परिवार के दामाद युनशेन शामिल थे और इस महिला के हस्तक्षेप के कारण ही जिलानी को बहुत जलन हुई और उसने युनशु के बारे में पता लगाने के लिए उसकी पहचान की जांच की और उसे एहसास हुआ कि उसके पति ने उससे बहुत कुछ छिपाया था। युनशु वास्तव में युनशेन की मां और नामात्र की सास थी और कांग जिनसे अक्सर युनशु से अकेले में मिलती, बातें करती और हंसती, मानो वे मां बेटी हो, फिर भी वह युनशेन के साथ लगातार विवादों में फंसी रही। इसका क्या मतलब था? आखिरकार जब जिलानी ने युनशु की पहचान उजागर की तो मानो आसमान से बिजली गिर गई। जिस खुशी पर वह यकीन कर रही थी वह दरअसल बदले की भावना से रची गई एक सोची समझी साजिश थी। जब वह अपने 2 बच्चों की चिंता में डूबी हुई थी तब वह बाहर अपनी मालकिन के साथ पल बिता रहा था, यहाँ तक कि यूनिया ने अपने विचारों को समेटा और ऊपर देखा। कांग जिनसे ने भी गुलाबी और सफेद रंग की राजकुमारी की पोशाक पहने उस छोटी बच्ची को देखा। जी यूनिया से उसकी यह पहली मुलाकात थी और हालांकि बाहरी दुनिया उस बच्ची को एक प्रतिभाशाली बच्ची बता रही थी, उसने इस विचार का उपहास किया क्योंकि उसे लगा कि यह जिलानी द्वारा अपने बेटे के गूंगे होने के कांड को छिपाने के लिए फैलाई गई एक झूठी अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है, बल्कि वह अपनी बेटी का बड़ा चढ़ाकर प्रचार कर रही थी। 5 साल की बच्ची कितनी होशियार हो सकती है, ये जानते हुए भी कि वह वाकई असाधारण थी। कांग जिनसे ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी कि उस लड़की को पहली नजर में ही वह असहज महसूस कर रही थी। उसकी गहरी चमकदार आंखों ने उसे अवचेतन रूप से बेचैन कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर नजर गड़ा दी हो। क्या आप जी यूनिया हैं? कांग जिनसे अपनी ऊंची जगह से नीचे देखते हुए धीरे से आईं। यूनिया ने मुस्कुराते हुए अपना छोटा सा चेहरा उठाया। आंटी जियांग नमस्ते, मैं यूनिया हूँ। हमारे घर में मेहमान के रूप में आपका स्वागत है। मेहमान? उफ! कांग जिनसे अचानक हंस पड़ी, उसकी नजरें उपहास से भर गईं। उसने यूनिया की तरफ देखा और सोफे पर बैठ गई। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ मेहमान हूँ?
यूनिया ने बहुत ही हैरान और प्यारे अंदाज में अपनी आंखें झपकाईं। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं, आंटी? ओह, मुझे पता है, आप मियाओ मियाओ और मेरे लिए नई माँ बनना चाहती हैं, है ना? काम जिनसे ने आंखें सिकुड़कर उस खूबसूरत बच्ची को देखा जो अपनी उम्र के हिसाब से वाकई बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। उसने अपनी बैठने की मुद्रा बदली और भौहें चढ़ाते हुए कहा, अगर मैं हाँ कहूं तो तुम क्या सोचोगी? यूनिया खिलखिलाकर हंसी और इससे पहले कि काम जिनसे कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, उसने खुद को उसकी बाहों में झटक दिया। आंटी जियांग, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है, माँ से भी अच्छी। माँ अब मियाओ मियाओ और मुझे नहीं चाहती, वह एक बुरी माँ है। मैं चाहती हूँ कि आंटी जियांग मियाओ मियाओ और मेरे लिए नई माँ बने। काम जिनसे ने शुरू में सहज रूप से यूनिया को दूर धकेलना चाहा, लेकिन उसकी बाहों में शरीर इतना कोमल और प्यारा था और आवाज इतनी कोमल और जरूरतमंद थी कि किसी तरह उसका हाथ बस अपनी जगह पर जम गया। क्या यूनिया वास्तव में चाहती है कि आंटी तुम्हारी नई माँ बने? यूनिया ने उसकी गोद से ऊपर देखा, उसकी आंखें साफ और चमकीली थीं, वह उनमें अपना अक्स भी देख सकती थी। क्या आप नहीं चाहती, आंटी? उसने थोड़ा सा मुंह बनाया, दयनीय भाव से, मानो उसे कसकर गले लगाने और दुलारने का मन कर रहा हो। म्याओ म्याओ और मैं बहुत बहुत अच्छे रहेंगे। प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, ठीक है? यूनिया को अपने कृत्य से घृणा हुई, लेकिन काम जिनसे के हाव भाव में उसके भावुक होने का संकेत देखकर उसकी गहरी आंखों में चुपचाप उपहास की एक झलक उभर आई। हालांकि काम जिनसे को इस बात से चिढ़ थी कि ये जीलानी के बच्चे थे, लेकिन जीलानी अब वहां नहीं थी। हालांकि यूनशेन को इन बच्चों की ज्यादा परवाह नहीं थी, फिर भी वे उसके जैविक बच्चे थे। अगर वह यून परिवार में शादी करने वाली थी तो बच्चों का समर्थन हासिल करना एक ही तीर से दो शिकार करने के बराबर होता। यूनशेन को बच्चे चाहे कितने भी नापसंद हो, वह अंततः अपने बच्चों की राय का ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जीलानी एक योग्य मां नहीं थी। ये बच्चे सिर्फ 5 साल के थे, ठीक वही उम्र जब उन्हें मां के प्यार की जरूरत थी। उन्हें पूरी तरह से खुद के प्रति समर्पित बनाना और उस मां से नफरत करवाना जिसने उन्हें छोड़ दिया था, जीलानी से सबसे बड़ा बदला होगा, है ना? उसने सोचा था कि ये बच्चे बहुत परेशान करने वाले होंगे और उसने पहले से ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। लेकिन जब लड़की इतनी समझदार थी तो क्यों न सौतेली मां का किरदार ही निभा लिया जाए। उसे यह एहसास नहीं था कि एक कहावत है, एक बाघ को पालें और विपत्ति को आमंत्रित करें। उसका दिमाग घूम गया और जैसे ही काम जिनसे ने यूनिया के बालों को सहलाया, उसने अपनी सबसे दयालु, सबसे सुलभ मुस्कान दी। ठीक है, आंटी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगी। अब से आंटी तुम्हारी नई मां होंगी और तुम्हें और मियाओ मियाओ को बहुत प्यार करेंगी। युवा मिस, आप एक चोर को अपनी मां कैसे पहचान सकती हैं? उसी ने उस महिला और युवा मालिक के विवाह में दखल दिया था, जिससे क्रोधित होकर बूढ़े मालिक ने उस महिला को भगा दिया था। आप इस महिला को अपनी मां कैसे पहचान सकती हैं? जी डाई ने गुस्से से कहा। उसने सचमुच उम्मीद नहीं की थी कि युवा मिस काम जिनसे से इतना जुड़ जाएगी। कम जिनसे ने ठंडी निगाहों से देखा, अपने काले कपड़ों वाले आदमियों को उस बेचारी औरत को थप्पड़ मारने का इशारा करने ही वाली थी। जी डाई, अगर तुम नहीं बोलोगी तो कोई तुम्हें गूंगी नहीं समझेगा। लेकिन यूनिया अचानक कम जिनसे की बाहों से छूटकर जी डाई की ओर दौड़ी और कम जिनसे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। छोटी सी आकृति ने गंभीरता से, हालांकि एक बच्चे जैसी आवाज में कहा, आंटी डाई माँ ही है जो म्याओ म्याओ और मुझे नहीं चाहती। हम उन पर अपनी माँ बनने का दबाव क्यों डालें? अब उन्हें मत लाओ। जब तक पिताजी किसी को पसंद करते हैं और वे म्याओ म्याओ और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तब तक वही हमारी माँ है। जीडा अचंभित थी, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 5 साल की बच्ची ऐसी बातें कह सकती है। यून म्याओ अभी भी सही गलत की अपनी समझ में पूरी तरह परिपक्व नहीं थी। हालांकि वह होशियार थी, लेकिन उसने दुनिया ज्यादा नहीं देखी थी। अगर उसने अपने इन विचारों को सुधारा नहीं तो वह गलत रास्ते पर जा सकती थी। जी डाई ने अपना मुंह खोला। युवा मिस, आप? जी यूनिया की अभिव्यक्ति अचानक ठंडी हो गई। उसकी उन गहरी आंखों ने जी डाई के शब्दों को उसके गले में अटका दिया। आंटी डाई, मैंने पहले भी कहा है, मेरी अब कोई मां नहीं है और मैं आपसे उसके बारे में फिर से नहीं सुनना चाहता। काम जिनसे के होंठ संतुष्टि से मुड़ गए। ये जी यूनिया वाकई उसकी पसंद की थी। अगर वह भविष्य में उसकी बात मानती रही तो वह जरूर उसका ख्याल रखेगी। अध्याय 7, हॉल और आंतरिक कक्ष में प्रवेश। ठीक है, मेरा सामान अंदर ले आओ, काम जिनसे ने दरवाजे के बाहर किसी से कहा और कुछ ही देर बाद 20 साल की एक महिला जिसने चोटी बना रखी थी, अपने बाएं हाथ में एक सूटकेस और दाहिने हाथ में सामान का बैग लेकर अंदर आई। यह महिला बहुत पतली थी, काले फ्रेम का चश्मा पहने हुए थी तथा साधारण एवं आज्ञाकारी दिख रही थी। जी यूनिया इस महिला को देख रहा था, उसके होठों पर मुस्कान और भी मासूम होती जा रही थी। सुये ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा है और उसने अपनी बाहें ऊपर उठाई तो देखा कि एक गुड़िया जैसी सुंदर लड़की साफ चमकदार आंखों से उसे देख रही है। हालांकि उसकी नजर शुद्ध थी, लेकिन उसमें एक बेचैन कर देने वाली शांति और उपहास था जो उसकी कम उम्र को जुठला रहा था, जिससे सुई क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गई। ये लड़की निश्चित रूप से जी परिवार की छोटी राजकुमारी, तथाकथित प्रतिभाशाली जी यूनिया होगी, जो अपनी छोटी उम्र के बावजूद असाधारण दिखती थी। यूनिया ने जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। काम जिनसे की निजी सहायक और सबसे भरोसेमंद व्यक्ति सुये उस समय इस बात से अनजान थी कि यह आज्ञाकारी और विनम्र सहायक बाद में बेरहमी से उसकी पीठ में छुरा घोंप देगा। जैसा कि कहावत है, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है, ये सुये उपयोग करने लायक हो सकता है। हाँ, ये सामान ऊपर ले जाओ, काम जिनसे ने घर की मालकिन की तरह आदेश दिया। हाँ, सुई ने जवाब दिया, बिना किसी खास निर्देश के, बिना किसी मेहनत के सामान उठाकर सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधे यूनशेन के बेडरूम में चली गई, जो पहले यूनशेन और जीलानी का बेडरूम था। काम जिनसे अब सचमुच घर जैसा महसूस कर रही थी। काम जिनसे ने यून म्याओ की तरफ देखा, जो चुपचाप और आज्ञाकारी भाव से खाना खा रही थी। उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक थी। एक बहरी गूंगी और साथ ही एक बोली भाली। इस बच्चे के अस्तित्व का क्या मतलब था? फिर भी जीलानी वास्तव में उपजाऊ थी, क्योंकि उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था।
हालांकि उनके बीच का अंतर चौंका देने वाला था। एक बुद्धिमान और जीवन था, जबकि दूसरा सरल दिमाग और बहरा गूंगा था, जो अपने रूप के अलावा लगभग अदृश्य थे, जो दुनिया से अलग थे। यून मियाओ का हाथ पकड़ते हुए कांग जिनसे के पास गई। आंटी जियांग, यह म्याओ म्याओ है, वह बहुत अच्छा व्यवहार करता है। कांग जिनसे ने यूनिया के बगल में खड़े शांत छोटे लड़के पर नजर डाली। वह वाकई खूबसूरत था, खासकर उसकी आंखें, जो भी उन्हें देखता उसे याद रह जाती। फिर भी वह बहुत ज्यादा शांत, सरल स्वभाव का और मूक बधिर था, जिससे कांग जिनसे की आंखों में अधीरता झलक रही थी। फिर भी वह मुस्कुराए और यून मियाओ के बालों पर हाथ फेरा। कितना अच्छा व्यवहार वाला सुंदर बच्चा है। यून मियाओ सिहर उठी और यूनिया के करीब आ गई। कांग जिनसे की निगाहें ठंडी पड़ गईं और उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। ये बच्चा वाकई सार्वजनिक रूप से सामने आने लायक नहीं था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जीलानी उसे कभी बाहर नहीं ले गई। ऐसा करना शर्मनाक होता। यूनिया ने यून मियाओ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मियाओ मियाओ, वह आंटी जियांग हैं, वह हमारी नई माँ होंगी। डरो मत, वह वास्तव में अच्छी हैं। तभी यून मियाओ धीरे धीरे कांग जिनसे के पास आया। उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ उसकी कमीज के किनारे पर लगे हुए थे, वह स्पष्ट रूप से असहज था। कांग जिनसे का धैर्य खत्म हो गया था। ठीक है, मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ा आराम करने ऊपर जाती हूँ। ये कहकर वह थकी हुई उठी और ऊंची एड़ी के जूते पहनकर ऊपर चली गई। कुछ ही देर में यूनिया ने ऊपर से कांग जिनसे की आवाज सुनी, इन सबको बाहर फेंक दो। मिस जियांग, हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए? ये सुई की आवाज थी जो पूछ रही थी। क्या तुम्हें सचमुच मुझसे ये पूछने की जरूरत है? इन्हें बाहर निकालो और जला दो। क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन्हें रात भर रखना चाहिए? कांग जिनसे की आवाज झुंझलाहट और अधीरता से भरी थी। जीडाई ने अपने दांत भींच लिए, खुद पर काबू न रख पाने के कारण ऊपर की ओर बढ़ गई। यूनिया की कोमल आवाज धीरे से सुनाई दी, आंटी डाई, आप क्या करने वाली हैं? उसकी हल्की बहती हुई आवाज सुनकर जीडाई अनजाने में ही रुक गई और उसकी आंखें लाल हो गईं। उस घर तोड़ने वाली को जी के घर पर अपना रौब जमाने का क्या अधिकार है? मिस अपने गहनों और हैंडबैग को सबसे ज्यादा संजोकर रखती है। उस औरत की हिम्मत कैसे हुई? वह हिम्मत क्यों नहीं करेगी? हमारे पिता का अनुग्रह उसके पास है, यही उसकी पूंजी है जिसे वह दिखा सकती है। आंटी डाई, आप एक शैतान है, आपको शांत होने की जरूरत है। 5 साल की लड़की के मुंह से निकले उसके शांत शब्दों ने जीडाई को चौंका दिया। उसने अपने सामने खड़ी सुंदर लड़की को देखा, जो एक गुड़िया जैसी लग रही थी। उसकी गहरी चमकदार आंखें अथाह भंवरों की तरह थीं, भयानक रूप से शांत। जीडाई को उस निगाह के नीचे अपनी आत्मा में एक कसाव महसूस हुआ। इतनी छोटी सी चूक उसके लिए अभूतपूर्व थी, फिर भी अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। छोटी मिस, आपको क्या हुआ? यून मियाओ का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर चली गई और जैसे ही वह जीडाई के पास से गुजरी, उसने एक धीमी आवाज सुनी जो बुदबुदाहट की तरह थी। उनका पतन करने के लिए आपको पहले उन्हें पागल करना होगा, बस प्रतीक्षा करें। जीडाई ने यूनिया की घटती हुई आकृति को सदमे में देखा। वह बहुत कमजोर थी, फिर भी किसी तरह उसकी नजरों में वह दृढ़ और विशाल लग रही थी। मिस, वह उनके बीच का भारी अंतर देखकर वह अनायास ही से हर उठती थी। उसके बाद जीडाई सचमुच शांत हो गई। उसने किसी और मामले में दखल दिए बिना यूनिया और यून मियाओ की देखभाल की। यहाँ तक कि जब 2 दिनों के भीतर जी परिवार के सभी नौकर बदल दिए गए, तब भी जीडाई ने कोई आपत्ति नहीं जताई। शुरुआत में कांग जिनसे, जिसने इस जिद्दी औरत से छुटकारा पाने की योजना बनाई थी, ने उसकी जिद देखकर उसे कुछ और दिन रखने का फैसला किया। इन 2 दिनों में यूनशेन जी के कामों में व्यस्त रहीं, उन्हें पानी पीने का भी समय नहीं मिला, घर लौटने की तो बात ही छोड़ दीजिए। हालांकि कांग जिनसे हर सुबह जल्दी मेकअप करके निकल जाती थीं और हर रात नशे में लौटती थीं। यूनिया और यून मियाओ उनसे बचते हुए अपने कमरे में ही रहती थीं। एक सुबह कांग जिनसे फिर जल्दी निकल गया। खिड़की से यूनिया ने लाल ऑडी A3 को धीरे धीरे जी फैमिली मैनर के गेट से बाहर निकलते और पांशान रोड की ओर जाते देखा। फिर उसने पर्दा गिरा दिया। जीडाई ने दरवाजा खोला और अंदर आकर बोली, मिस, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है, चलिए। यूनिया ने सिर हिलाया। यून मियाओ को उसका कोट पहनाया और उसका हाथ पकड़कर उसे जाने के लिए ले गया। एक काली फोक्सवैगन सेडान दरवाजे पर खड़ी थी। जीडी ने पीछे का दरवाजा खोला। यूनिया को उठाने का इरादा किया, लेकिन उसने मना कर दिया, मैं खुद कर लूंगा। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करते हुए वह कार में चढ़ गई। जीडी को यून मियाओ को उठाने वाला देखकर यूनिया ने शांति से कहा, आंटी दी, उसे खुद ही करने दो। लेकिन युवा मालिक, वह, इसमें कोई किंतु नहीं है। मैं उसे हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता। कुछ चीजें उसे खुद ही आजमानी होंगी। यह एक ऐसा कदम है जो उठाना ही होगा, वरना एक विकलांग व्यक्ति की परवरिश से क्या फर्क पड़ेगा। यूनिया मुस्कुराए और यून मियाओ की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मियाओ मियाओ, खुद ऊपर आओ। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए यून मियाओ ने कार का दरवाजा पकड़ा और अंदर चढ़ गया। कुछ बार असफल होने के बाद भी वह हतोत्साहित नहीं हुआ। यूनिया की उत्साहजनक निगाहों की ओर देखा और एक घुरघुराहट के साथ अंततः पीछे की सीट पर चढ़ गया। यूनिया ने अपने माथे से पसीना पोंछने के लिए रुमाल निकाला और मुस्कुराते हुए कहा, मियाओ मियाओ, शाबाश। प्रशंसा प्राप्त करते हुए यून मियाओ ने अपने होंठ भींच लिए और चुपचाप मुस्कुराया। ड्राइवर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था, जिसकी लंबाई 6 फीट से अधिक थी। वह मांसल और अच्छी कदकाठी का था। उसका रूप बहुत भयंकर था, जिसमें उसके सिर पर टैटू भी शामिल था, जिससे वह एक गैंगस्टर जैसा दिखता था। लेकिन यूनिया जानता था कि इस आदमी के डरावने बाहरी आवरण के नीचे एक दयालु और सच्चा दिल छिपा हुआ था। उसका नाम चांग होंग था, जिसे प्यार से अंकल चांग कहा जाता था। उसके दादा ने एक मुश्किल घड़ी में उसकी जान बचाई थी और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए वह जी परिवार के लिए ड्राइवर का काम करता था और यूनिया की यात्रा और सुरक्षा सुनिश्चित करता था। यूनिया को उसकी पूरी पृष्ठभूमि का पता नहीं था और न ही उसने उसे हड़ताल करते देखा था, फिर भी वह जानती थी कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यून मियाओ शायद ही कभी बाहर जाता था,
लानी ने उसे ज्यादातर घर में ही कैद कर रखा था और वह सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से ही बाहरी दुनिया को देख पाता था। कार की खिड़की के बाहर तेजी से पलटते नजारे को देखते हुए युन्याओ ने उत्साह से शीशे पर थपथपाया और कुछ दबी हुई एक शब्द वाली बातें की। युनिया को प्रसन्न मुस्कान देने के लिए अपना सिर घुमाते हुए खिड़की के बाहर की दुनिया की ओर इशारा करते हुए अचानक खिड़की से सूरज की रोशनी चमक उठी, जिससे उसके हंसमुख चेहरे पर खंडित छायाएं पड़ गईं, जिससे वह एक छोटे से देवदूत की तरह गर्म लग रहा था। युनिया की मुस्कान और अधिक कोमल हो गई, उसकी आंखें चमक उठी मानो सूर्य की रोशनी ने उन्हें छू लिया हो और धुंध की तरह गायब हो गईं। जियांगजोउ टेलीविजन स्टेशन पर कर्मचारी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। छोटी बच्ची को कार से उतरते देख उनका दिल पिघल गया। ये वही युवा सितारा था जिसे स्टेशन बढ़ावा देना चाहता था। वाह, नेतृत्व की नजर वाकई पैनी थी। आजकल छोटी बच्चियां ही चलन में हैं। प्रसारण के बाद इस शो की लोकप्रियता, विज्ञापनों और निवेशों की बाढ़ का अंदाजा लगाया जा सकता था। अध्याय 8 रियलिटी शो। युनिया 3 महीने की उम्र तक साधारण शब्दांश बोलने लगी, 6 महीने की उम्र तक बोल पाती, 9 महीने की उम्र तक स्थिर रूप से चलने लगी और 1 साल की उम्र तक वह किताबें पढ़ और याद कर सकती थी, अपने विचारों को पूरी तरह से व्यक्त कर सकती थी। जीलानी को हमेशा लगता था कि उनकी बेटी एक अजीबोगरीब बच्ची है और उन्होंने उसकी मेडिकल जांच करवाई। डॉक्टरों ने पाया कि बच्ची में न केवल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा भाषाई क्षमताएं थी, बल्कि उसकी तार्किक सोच भी एक वयस्क जितनी थी और उसकी बुद्धि लब्धि अपने साथियों में सबसे ज्यादा थी। युनिया की चतुराई की तुलना में उसकी जुड़वा बहन युन्याओ को जन्मजात मूक बधिरता का पता चला था। जीलानी, जो अपनी प्रतिष्ठा पर गर्व करती थी, के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इसलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा युन्या में लगा दी। दोनों बच्चों ने 5 साल की उम्र तक किंडरगार्टन में दाखिला नहीं लिया था। युन्याओ को इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जीलानी ने युन्या की बुद्धिमत्ता के लिए विशेष रूप से पेशेवर शिक्षकों को नियुक्त किया और उसे कठोर प्रशिक्षण दिया। जीलानी का लक्ष्य अपनी बेटी को एक नंबर 1 सोशलाइट, नंबर 1 प्रतिभा बनाना था, ताकि युन्याओ द्वारा उस पर लगाए गए दाग को छुपाया जा सके। युन्या वाकई अपनी उम्मीदों पर खरी उतरी। 4 साल की उम्र में ही वह अंग्रेजी अखबार पढ़ सकती थी, प्राथमिक स्कूल के सभी पाठ्यक्रम खुद सीख सकती थी और गणित में उसकी असाधारण प्रतिभा थी। वह शिष्टाचार और संगीत में भी निपुण थी और उच्च समाज की महिलाओं से उसे खूब प्रशंसा और ईर्ष्या मिलती थी। इसका फायदा उठाते हुए जीलानी ने युन्या को कई बच्चों की बुद्धिमत्ता प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए कहा। युन्या सबसे कम उम्र की प्रतियोगी थी, लेकिन उसने भारी अंतर से जीत हासिल की, जिससे बाल प्रतिभा का खिताब और भी ज्यादा चर्चित हो गया। हालांकि इन प्रतियोगिताओं के विशिष्ट दर्शकों के कारण युन्या ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हुई और केवल जियांगजोउ के उच्च वर्ग तक ही एक रहस्य बनी रही। जिस टेलीविजन स्टेशन ने खुफिया प्रतियोगिताएं आयोजित की थी, उसी ने युन्या की क्षमता को पहचाना और जीलानी से संपर्क किया और युन्या को जियांगजोउ टेलीविजन स्टेशन पर एक रियलिटी शो में आमंत्रित करना चाहा। उनका मानना था कि उसकी विलक्षण प्रतिभा और लोली जैसी शक्ल उसे तुरंत हिट बना देगी, खासकर तब जब रियलिटी शो वयस्कों से भर गए थे जिससे दर्शक थक गए थे, और युन्या जैसे बच्चों को शो में शामिल करने से उसकी लोकप्रियता निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। हालांकि जीलानी को लगा कि उनकी बेटी का रियलिटी शो में जाना उनके स्तर से नीचे होगा और उन्होंने अपनी बेटी, जो एक नेक सोशलाइट है, की तुलना नासमझ अभिनेताओं से की। इसलिए उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। टेलीविजन स्टेशन को यह अफसोस की बात लगी और रियलिटी शो के निर्माता ने हार नहीं मानी, बार बार जीलानी को मनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें मना कर दिया गया। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि वह एक अमीर परिवार से है जिसे शोहरत की परवाह नहीं है, इसलिए उन्होंने हार मान ली और युन्या जैसी ही एक और लड़की ढूंढ ली। वह उतनी असाधारण तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ठीक ठाक थी। जैसे ही सभी प्री प्रोडक्शन पूरे हो गए और पहले एपिसोड का फिल्मांकन शुरू होने वाला था, किसी ने उनसे संपर्क किया। युन्या ने शो करने के लिए सहमति दे दी थी। आखिरी पल में कलाकारों को बदलना वर्जित है, लेकिन निर्माता ने तुरंत दूसरी लड़की की जगह युन्या को लेने का फैसला कर लिया। उनकी पहली पसंद हमेशा युन्या ही थी और दूसरी लड़की तो बस एक बैकअप थी। सावधानी बरतते हुए उन्होंने इस शो में बहुत मेहनत की थी और स्टेशन पर कई लोग उत्सुकता से इसे देख रहे थे। उन्हें पूर्णता सुनिश्चित करनी थी। युन्या के कारण फिल्मांकन स्थगित करने का मतलब था हर दिन पैसा बर्बाद करना, लेकिन स्टेशन प्रमुख के यहाँ एक सैन्य आदेश जारी कर दिया था। अगर वह सफल होता तो वह अपनी स्थिति मजबूती से स्थापित कर लेता, अगर वह विफल होता तो वह अपना सामान समेट कर जाने के लिए तैयार रहता। जब उसने पहली बार युन्या को देखा तो उसे उसमें अपार क्षमताएं नजर आईं, जो अब तक मिले बाकी सभी बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वह न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी, बल्कि गुड़िया जैसी खूबसूरत भी थी। इस चकाचौंध भरे रियलिटी शो के लिए एक आदर्श हथियार, एक ऐसी दुनिया में जहां बच्चों और बड़ों दोनों के लिए ही खूबसूरती ही सब कुछ थी। निर्माता में जबरदस्त जुनून और जुझारूपन कूट कूट कर भरा था। युन्या को सर्वोच्च स्तर का उपचार दिया गया। उसे कर्मचारियों द्वारा निर्माता के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात उस जिद्दी व्यक्ति से हुई। वह 30 साल का लग रहा था, दुबला पतला, सादी सफेद टी शर्ट, डेनिम जीन्स, साधारण लेकिन सहज और बिखरे बालों में। करीब से देखने पर वह काफी सुंदर लग रहा था, लेकिन उसकी दाढ़ी उसकी शक्ल सूरत को बिगाड़ रही थी, जिससे कुल मिलाकर एक बेढंगे अधेड़ उम्र के आदमी की छवि बन रही थी। युन्या ने उसकी बेतरतीब भौहों पर ध्यान दिया, जो उसके गुस्सैल और जल्दी गुस्सा हो जाने वाले व्यक्तित्व की निशानी थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे रात भर जागने की वजह से नींद की कमी का संकेत दे रहे थे और उसके पीले दांत और निकोटीन से सनी उंगलियां उसे धूम्रपान की लत की ओर इशारा कर रही थीं। उसकी धुंधली निगाहों के बावजूद उसमें आत्मविश्वास और गर्व का भाव था, जो एक आत्मविश्वासी और अपनी बात पर अड़े रहने वाले व्यक्ति का संकेत था। युआन पेन ने देखा कि वह छोटी बच्ची उसे चमकती, तीखी काली आंखों से घूर रही थी, न तो डरी हुई, न ही डरपोक, जो उसे दिलचस्प लगा। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, तुम जरूर युन्या हो। युन्या ने सिर हिलाया, नमस्ते अंकल। शर्माओ मत, बैठ जाओ। तुम क्या पीना चाहोगे? मैं अपने सहायक से तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा, कोला या दूध वाली चाय।
शुक्रिया अंकल, लेकिन मुझे अभी प्यास नहीं लगी है, आपको परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, यूनिया ने यून मियाओ के साथ बैठते हुए कहा, अपने बगल में बैठे शांत छोटे लड़के को देखकर जो रूबिक क्यूब में खोया हुआ था और उसने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा था। युआन पेन खुद को ये पूछने से नहीं रोक सकी, ये कौन है? वह मेरा जुड़वां भाई है, वह मेरे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं जहां भी जाता हूं उसे हमेशा साथ ले जाता हूं। युआन पेन ने आंखें सिकोड़कर देखा, ऐसा लग रहा था कि बच्चे को कुछ समस्या है। उसका ध्यान यूनिया पर लौट आया। हर बार जब वह उस छोटी बच्ची को देखता तो वह उसे और भी हैरान कर देती। स्पष्ट और संवेदनशील, उसकी सोच और सजगता किसी वयस्क जैसी थी, इसलिए 5 साल की बच्ची में ऐसी प्रतिभा देखना उसे लगभग प्रकृति के विरुद्ध लग रहा था, जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी छोटी बच्ची से नहीं बल्कि किसी वयस्क से बात कर रहा हो। ये तो वाकई किसी खजाने के मिलने जैसा है। इस नन्हे से चेहरे और इस मिजाज को तो देखो, अगर ये स्टार न बनती तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होती। अंकल, बात कुछ ऐसी है, मैं शो करने के लिए सहमत हो गई हूँ, लेकिन अंकल आपको मुझसे 2 बातें वादा करनी होंगी, यूनिया ने शांति से कहा। युआन पेन ने अपनी बाहें उठाई, ये सोचकर कि सिर्फ वही क्यों आए है। उसकी माँ, जो इतनी प्रभावशाली और बेजोड़ सुंदरता वाली थी, कहाँ थी? तुम्हारी माँ, वह, यूनिया ने उदासीनता से कहा, उसे कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए वह कुछ समय के लिए यहाँ नहीं आ सकती। आप मुझसे अकेले में शो के बारे में पूछ सकते हैं अंकल। कुछ देर सोचने के बाद युआन पेन ने कहा, ठीक है, आप मुझसे क्या वादा करवाना चाहते हैं? आखिरकार अनुबंध तो छोटी बच्ची के साथ था और जब तक कोई अभिभावक मौजूद था तब तक सब ठीक था। सबसे पहले, शो के प्रसारण से पहले मेरी पहचान गुप्त रहनी चाहिए, कोई खबर लीक नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मैं किसी भी समय कार्यक्रम से बाहर निकल सकता हूँ। युआन पेन पहले से ही यूनिया को अपने तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था और बाद में एक बड़ा आश्चर्य पैदा करने के लिए उसे रहस्यमय तरीके से पेश करने की योजना बना रहा था। इस संबंध में वे संयोग से एक ही पृष्ठ पर थे। मान गया। दूसरी बात, यूनिया ने यून मियाओ का हाथ पकड़ा और युआन पेन की ओर देखा, मेरे भाई को भी शो में भाग लेना है। ... वापसी के सफर में यून मियाओ यूनिया से लिपकर सो गई। यूनिया ने उसे अपनी गोद में लिटा लिया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। उसने उसके शांत सोते हुए चेहरे को देखा, उसकी आकृति कोमल और शांत थी। जीदी को ये सब देखते ही नाक में दम सा महसूस हुआ। जब से वह छोटी मिस गई थी, वह युवती रातों रात बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी। हालांकि वह असल में छोटी बहन थी, फिर भी वह युवा मालिक के सामने बड़ी बहन की तरह पेश आती थी, पूरे मन और लगन से उसका ख्याल रखती थी। युवा मिस, आप शो रिकॉर्ड करने के लिए क्यों सहमत हुई? ये बहुत कठिन काम है और आपके चाचा के साथ। जीडाई को डर था कि यूनशेन सहमत नहीं होंगे और इससे जटिलताएं पैदा होंगी। यूनिया ने अपनी नजरें उठाई और गहरी और शांत आंखों से जीडाई को देखा, इसीलिए शो प्रसारित होने से पहले हमें इसे पिताजी से छुपाना होगा और जब तक ये प्रसारित होगा तब तक वह इसे रोक नहीं पाएंगे। जीडाई हैरान थी, आपका क्या मतलब है युवा मिस? यूनिया मुस्कुराई, लेकिन कुछ और नहीं बोली। जीलानी को लगा कि रियलिटी शो में हिस्सा लेना उसकी हैसियत के नीचे है, इसलिए उसने साफ मना कर दिया। हालांकि जीलानी उसके साथ सख्त थी और म्याओ म्याओ के प्रति दयालु नहीं थी, फिर भी वह उन दोनों की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी सुरक्षा थी। अब जब जीलानी लापता थी और उनके दादा का निधन हो गया था, तो वह और म्याओ म्याओ सुरक्षित हो गए थे। इससे पहले कि वे खुद को मजबूत कर सकें, उसे यूनशेन, यूनशु और यहाँ तक कि कांग जिनसे को भी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करने देना पड़ा। बाल कलाकार के रूप में घर घर में जाना उनका सबसे बड़ा छद्मरूप था। अध्याय 9 मूर्खतापूर्ण पश्चातापहीन। जी परिवार की संपत्ति पर वापस आकर जीडाई सो रही यून मियाओ को अपने कमरे में ले गई। यून मियाओ को सुलाकर जीडाई ने धीरे से अपने पीछे बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह मुड़ी, यूनिया को अपने ठीक पीछे खड़ा देखकर चौंक गई। मिस, मैंने आपके कदमों की आहट क्यों नहीं सुनी? आपने तो मुझे बहुत डरा दिया। यूनिया ने उदासीनता से कहा, चाची डाई, मेरे कमरे में आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। जीडाई को लगा कि युवा मिस गुप्त और जिज्ञासु थी, फिर भी वह उसके पीछे चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही जीडाई ने यूनिया को खिड़की की ओर आते देखा। उसकी छोटी सी आकृति बेवजह अकेली लग रही थी, सिर्फ 5 साल की बच्ची। जीडाई ने सोचा कि शायद वह कुछ ज्यादा ही सोच रही होगी। आंटी डाई, क्या आपको अंकल किन याद हैं? यूनिया ने अचानक पूछा। क्या आप जी परिवार के पूर्व मुख्य प्रबंधक किनजुवान की बात कर रहे हैं? जीदी बेहद हैरान थी। यूनिया सिर्फ 1.5 साल की थी जब किनजुवान जी परिवार छोड़कर चले गए थे। जीदी को उम्मीद नहीं थी कि वह उन्हें याद रखेगी। यूनिया ने सिर हिलाया, हाँ वह वही है। मिस अचानक उसका जिक्र क्यों कर रही हैं? आखिरकार बटलकिन को पुराने मालिक ने निकाल दिया था और उन्होंने आदेश दिया था कि जी परिवार में कोई भी इस आदमी का जिक्र फिर कभी नहीं करेगा। किनजुवान के पिता और यून मियाओ के नाना जी हुआक्सी भाइयों जैसे घनिष्ठ थे। किनजुवान के पिता की मृत्यु के बाद जी हुआक्सी अपने प्रिय मित्र के इकलौते बेटे की देखभाल करने के लिए उसे जी परिवार में वापस ले आए। उस समय किनजुवान 12 वर्ष का था और उसे जी परिवार की 10 वर्षीय ज्येष्ठ पुत्री जीलानी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। हालांकि जीलानी को उजड़े हुए घराने के बेटे पर गर्व और तिरस्कार था। वह न केवल उसे नीची नजर से देखती थी बल्कि अक्सर उसे धमकाती भी थी। लेकिन किनजुवान एक आत्मपीड़क जैसा था। जितना अधिक जीलानी उसे धमकाती, वह उतना ही अधिक समर्पित होता जाता। जीलानी की रक्षा के लिए उसने विदेश में पढ़ाई के अवसर छोड़ दिए और जी परिवार में बटलर बनकर रह गया। जी हुआक्सी किनजुवान और जीलानी के साथ होने की संभावना से खुश थी, लेकिन जीलानी स्वभाव से ही विद्रोही थी और उसने किनजुवान को कभी मौका नहीं दिया। बाद में एक भोज में वह यूनशेन पर बहुत मोहित हो गई और उसका आक्रामक रूप से पीछा करने लगी, जिससे किनजुवान के लिए कोई भी मौका खत्म हो गया। यूनशेन और जीलानी की शादी के बाद किनजुवान ने अपनी सीमाओं का उल्लंघन किए बिना चुपचाप अपनी संरक्षकता जारी रखी।
हालांकि एक रात जब किन जुवान नशे में था, उसने जीलानी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। अगर युनशेन समय पर नहीं पहुंचते तो उनकी इज्जत पर आंच आ जाती। क्रोधित होकर जीलानी ने मांग की कि किन जुवान को जी परिवार से निकाल दिया जाए। जी हुआक्सी के पास किन जुवान को बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने आदेश दिया कि उस दिन के बाद जी परिवार में कोई भी उसे डांटेगा नहीं। एक बार दो नौकरानियां किन जुवान की खूबसूरती पर मोहित हो गईं और उनकी बातें जीलानी ने सुन लीं। वह आगे बढ़ी और दोनों को थप्पड़ जड़ दिए। उन्होंने दोनों नौकरानियों को जी परिवार से निकाल दिया। तब से जीलानी और युनशेन के बीच रिश्ते और भी ठंडे हो गए और जीलानी का गुस्सा और भी भड़क गया। वह यूनिया के प्रति और भी सख्त हो गईं। जी परिवार में किन जुवान का नाम वर्जित था। यदि जीलानी ने यह सुना तो आपदा घटित हो सकती थी। जी डाई जीलानी के साथ पली बड़ी थी और किन जुवान से स्वाभाविक रूप से परिचित थी। वह सौम्य और शिष्ट व्यक्ति जो मिस को अपनी जान समझता था, उसे इस तरह कैसे चोट पहुंचा सकता था। इतने समय बाद भी जी डाई को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखें झुक गईं और क्षण भर के लिए कड़वाहट की एक झलक उभर आई। अंकल किन मां को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, वो उनका अपमान कैसे कर सकते थे। मुझे लगता है ये सब बस एक गलतफहमी थी। अपनी असाधारण प्रतिभा के बावजूद अंकल किन ने जी परिवार में एक साधारण बटलर बनना चुना, जिससे पता चलता है कि मां के लिए उनकी भावनाएं कितनी असाधारण थीं। वो उनका इस तरह अपमान कैसे कर सकते थे। यूनिया के दिल में एक उपहास की झलक थी। जीलानी, तुमने इतने अच्छे इंसान को बर्बाद कर दिया। देखो तुमने किस तरह के इंसान को अपना जीवन साथी चुना। अगर तुम्हें एक और मौका मिलता तो क्या तुम्हें कोई पछतावा होता। यूनिया जीलानी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी, जो अंत तक जिद्दी थी। शायद यही आखिरी झटका था जिसे स्वीकार करना उसके लिए बहुत मुश्किल था और इसीलिए उसने गायब होने का फैसला किया। लेकिन यूनिया जानती थी कि जीलानी अभी जिंदा है। ऐसा इंसान अंदर तक स्वार्थी होता है, कौन जाने कब वापसी कर ले। हालांकि यूनिया जीलानी से कभी उम्मीदें नहीं लगाएगी। उसके लिए जिंदा जीलानी मरी हुई जी से भी बदतर थी। अंकल किन, इतने असाधारण व्यक्ति, जीलानी के प्रति इस हद तक अंधे रहे होंगे कि बिना किसी पछतावे के उनके प्रति समर्पित रहे। जरूर पिछले जन्म में अंकल किन पर जीलानी का कोई कर्ज था और इस जन्म में जीलानी उसे वसूलने आई थी। वास्तव में बड़े भाई किन अपने उज्ज्वल और स्पष्ट चरित्र के साथ लंबे समय तक दया महसूस करेंगे यदि युवा मिस को एक मच्छर ने काट लिया। वह उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी इसलिए था क्योंकि बूढ़े मालिक ने युवा मिस को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया था। उसके साथ अन्याय होते देख उन्होंने उसे भगा दिया। क्या अब भी अंकल किन से संपर्क कर सकते हैं। यूनिया का यही इरादा था। वह अंकल किन को ढूंढना चाहती थी। 1.5 साल की उम्र से पहले की यूनिया की यादें बहुत धुंधली थी, लेकिन उसे थोड़ा सा याद था कि अंकल किन उससे और म्याओ म्याओ से बहुत प्यार करते थे। वर्तमान अंकल किन अभी भी अपना व्यवसाय शुरू करने की शुरुआती अवस्था में होंगे। हालांकि उनकी तुलना जी परिवार से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनका व्यवसाय काफी प्रभावशाली था। कुछ वर्षों के विकास के बाद अंकल किन की लगन, कड़ी मेहनत और व्यावसायिक कौशल के साथ 1 दशक से भी ज्यादा समय बाद किन देश के अग्रणी समूहों में से एक बन गया। बड़े भाई किन बिना कोई संदेश छोड़े चले गए और इन वर्षों में उनकी कोई खबर नहीं मिली। मैं वास्तव में उनसे संपर्क नहीं कर सकता। यूनिया ने थोड़ा सा मुंह बनाया। इस तरह के व्यक्ति की तलाश करना घास के ढेर में सुई खोजने के समान था, लेकिन वह हार नहीं मानेगी। चाची डाई, ध्यान से सोचो, क्या अंकल किन ने कभी उल्लेख किया था कि क्या उनके पास बाहर रहने के लिए कोई अन्य स्थान है। ध्यान से सोचने के बाद जी डाई ने जवाब दिया, अब जब आपने जिक्र किया है तो मुझे कुछ याद आ रहा है। बड़े भाई किन के पास एक घर था जो उनके माता पिता ने उन्हें छोड़ा था। लगता है वह कॉजवे बे में है। हाँ, कॉजवे बे में। उन्होंने कहा था कि उस जगह में उनके माता पिता की यादें हैं और वह कभी कभार वहां कुछ समय बिताने के लिए वापस आते थे। उस समय किन जुवान ने यूं ही इसका जिक्र किया था, लेकिन जी डाई को कॉजवे बे याद था क्योंकि यह रेडवुड विला जिले के बाद जियांगजो का दूसरा सबसे अमीर जिला था। वहां के घर बेहद महंगे थे और केवल अमीर और कुलीन लोग ही वहां रह सकते थे। चूंकि यह घर उसके माता पिता ने उसे छोड़ा था, अंकल किन जो रिश्तों और वफादारी को महत्व देते थे, शायद उसे नहीं बेचते। उसने जी डाई से कहा, आंटी डाई, मुझे अंकल किन को ढूंढना है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं। जी डाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। युवा मिस, चिंता मत करो, आंटी डाई अंकल किन को ढूंढने में तुम्हारी मदद जरूर करेंगी। उसे नहीं पता था कि युवा मिस क्या करना चाहती है। वह बस इतना जानती थी कि वह बिना शर्त युवा मिस की आज्ञा का पालन करेगी। पिछली बार की उस घटना के बाद से वह युवा मिस की मुश्किलों को समझ गई थी। इतनी बड़ी बच्ची को इतना कुछ सोचना पड़ता है। उसका दिल उसके लिए तड़प रहा था और वह उसकी हर संभव मदद कर सकती थी। आंटी डाई, अब से इस घर में मैं सिर्फ आप पर और अंकल चांद पर भरोसा कर सकती हूँ। यूनिया की काली आंखें शांति से उसे देख रही थी, बिना किसी दुख या खुशी के, बस एक तथ्य को सपाट रूप से कह रही थी। फिर भी इसने जी डाई की आंखें लाल कर दी और वह मदद नहीं कर सकी और दौड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। युवा मिस, डरो मत, आंटी डाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। चाहे आप कोई भी निर्णय लें, आंटी डाई हमेशा तुम्हारा समर्थन करेंगी। जी डाई के लिए अदृश्य कोण से यूनिया के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। एक भयावह मुस्कान उभर रही थी। वे गहरी और अथाह आंखें थीं, मानो कोई अथाह सागर, एक अंतहीन नर्क। शाम होते होते युनशेन आखिरकार लौट आए। यूनिया ने नीचे शोरगुल सुना। उसकी आंखों में एक उपहास भरी चमक थी। यून मियाओ पूरी तरह से जिगसॉ पजल खेलने में मग्न था। उसे बाहर की किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। यूनिया ने उसके बालों को छुआ, उसे आदेश दिया और फिर उठकर चली गई। मियाओ मियाओ सिर्फ उसकी बात सुनता। उसने उसे अपने कमरे में ही रहने और कहीं न जाने को कहा। चाहे धरती हिल जाए और पहाड़ टूट जाए, वह कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। युनशेन उससे इतनी नफरत और घृणा करता था मानो उसे किसी गड्ढे से निकाला गया हो। बहरी, गूंगी और नासमझ मियाओ मियाओ की तो बात ही छोड़िए। ऐसे में उसे अकेले ही सब कुछ झेलने देना ही बेहतर था।
यूनिया ऊपर से नीचे आए, उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। हॉल में खड़े उस लंबे और सीधे सादे व्यक्ति को देखकर वह किसी नन्ही चिड़िया की तरह उसकी ओर उड़ी। पापा, आप आखिरकार वापस आ ही गए, याया को आपकी बहुत याद आती थी। अध्याय 10 राष्ट्रीय परी। युनशेन ने उसकी जांघ को पकड़े हुए उस छोटी बच्ची को देखा। उसकी आवाज मधुर और मधुर थी। उसकी दो चमकदार चमकती आंखें उसे प्रेम और भरोसे से देख रही थीं। उसके दिल में उसकी छवि एक विशाल पर्वत की तरह उभर रही थी। यूनिया के हाथों को दूर धकेलने के इरादे से वह अवचेतन रूप से हिचकिचाया और ध्यान भटकने के उस क्षण में उसने लड़की की आंखों में चमक को अनदेखा कर दिया, जो ठंडी और उपहासपूर्ण थी, एक उल्का की तरह क्षणभंगुर जल्दी से गायब हो रही थी। उसका नाजुक चेहरा गोरा था, गाल शिशु की चर्बी से भरे हुए, मनमोहक रूप से गोल, विशेष रूप से उसकी चमकदार आंखें जो अदम्य रूप से दूसरों में स्नेह की प्रेरणा देती थीं। युनशेन अवचेतन रूप से आगे बढ़कर उसके सिर के ऊपर छूना चाहता था, लेकिन अचानक उसे कुछ एहसास हुआ और उसने अचानक अपना हाथ हटा लिया। उसकी निगाहें उदासीन हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली और ठंडी हो गई। छोड़ दो। यूनिया ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए। उसकी आंखों में भय और शिकायत का मिश्रण भर गया, जो धुंध से भरी हुई थी, मानो किसी भी क्षण में आंसुओं में बदल जाएंगी। पिताजी, याया ने क्या गलत किया? पिताजी मुझे पसंद क्यों नहीं करते? जब से उसे याद है, उसके पिता की नजर हमेशा उदासीन और तिरस्कार भरी रही थी। जब से वह और मियाओ मियाओ पैदा हुए थे, तब से लेकर अब तक युनशेन ने उन्हें कभी गोद में नहीं लिया था। उनसे बमुश्किल 2 शब्द भी बोले थे, हमेशा अधीर स्वर में। उसे लगता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह काफी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह बेतहाशा आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, ये सोचकर कि इसे उसके पिता उसे पसंद करेंगे। हाँ, वह सचमुच बच्ची थी, बहुत भोली। अकारण नापसंदगी या अतार्किक स्नेह जैसी कोई चीज नहीं होती। जियान एक बीमार है, वह आपकी चाची है और आप उसके लिए 10 में से 1 की एकमात्र जोड़ी हैं, इसलिए दुर्भाग्य से आपको इसे सहना होगा। ये तो बस थोड़ा सा खून निकालना है, इससे तुम्हारी जान नहीं जाएगी। यह मरनासन रवैया तुम किसे दिखा रहे हो? आप असहमत हैं? ठीक है, तो आप इस जीवन में यून मियाओ को फिर कभी देखने के बारे में भूल सकते हैं। तो आखिरकार दवा से एलर्जी के कारण अस्पताल के बिस्तर पर उसकी दुखद मौत हो गई। विडंबना यह है कि इसी वजह से उसकी जान नहीं गई। उसकी और मियाओ मियाओ की मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी शर्मिंदगी थी। उसे उन बेतुके कामों की लगातार याद दिलाती रही जो उसने बदला लेने के लिए किए थे। शालीनता की परवाह किए बिना हद से ज्यादा कर दिया, कुछ करने की हिम्मत तो की पर कबूल नहीं किया, हमेशा मासूम बच्चों पर इल्जाम मरने को तैयार रहा। यह आदमी हद दर्जे का बेशर्म था। यदि तुम मुझसे घृणा और नफरत करते हो तो मैं एक कांटा बन जाऊंगा जो तुम्हारे हृदय में गहराई से धंसा होगा, अपरिहार्य, अविचल, असहनीय पीड़ा से तुम्हें सताता रहेगा, नरक तक। युनशेन की नजर यूनिया पर जटिल थी क्योंकि उसने अपना सिर घुमाया और नौकरानी को निर्देश दिया, युवा मिस को आराम करने के लिए ऊपर ले जाओ। हाँ, नौकरानी ने जवाब दिया और यूनिया के पास पहुंची। यूनिया ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, लेकिन वह आदमी उदासीनता से मुंह फेर लिया। युनशेन को एहसास ही नहीं हुआ कि जैसे ही वह मुड़ा, लड़की के होंठ अभी भी एक मीठी मुस्कान में मुड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे विमुख हो गईं, उनका रंग स्याही जैसा गहरा, धुंध में लिपटा हुआ, रहस्यमय और क्रूर। तभी कांग जिन से बाहर से अंदर आए। बाहर खड़ी कार देखकर उसे लगा कि युनशेन वापस आ गया है और वह लगभग अंदर भागी। लिविंग रूम में उस लंबे सीधे सादे व्यक्ति को देखकर, जो रोशनी में मानो दिव्य सा सुंदर लग रहा था, कांग जिनसे की आंखें मोह से भर गईं, फिर भी उसने अपना संयम बनाए रखा। उसके चेहरे पर एक आदर्श और गरिमा में मुस्कान थी। वह मोहक चाल से उसकी ओर बढ़ी। भाई शेन, तुम वापस आ गए। लाल पोशाक आकर्षक थी, मानो स्वयं कोई परी हो, मनमोहक और कामुक। मीडिया ने कांग जिनसे को राष्ट्रीय परी करार दिया था, एक ऐसी महिला जिसकी कामुकता उसकी हड्डियों में समाई हुई थी। किसी भी पुरुष के लिए उसके आकर्षण का विरोध करना मुश्किल था। युनशेन उस महिला को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसकी उत्कट आकृति उसकी आंखों में झलक रही थी, फिर भी उसकी अपनी नजरें अप्रभावित रहीं। कांग जिनसे जानती थी कि यह आदमी कितना बेरहम हो सकता है। बिस्तर पर भी जब वह अपने सारे आकर्षण का इस्तेमाल कर रही थी, वह हमेशा दूर ही रहता था, न तो मना करता था और न ही पहल करता था। वह लगभग मान चुकी थी कि यह आदमी बेरहम है, एक ऐसी पहेली जिसे वह कभी नहीं सुलझा सकती, चाहे वह उसके साथ कितनी भी देर तक रहे। लेकिन वह जितना मायावी होता गया, वह उतनी ही ज्यादा आसक्त होती गई, मानो पतंगा आग की लपटों में खो जाता है। यह अच्छी तरह जानते हुए भी कि यह एक अग्निकुंड है, फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें कूद पड़ी। जीलानी जा चुकी थी और अब उसके साथ खड़ी थी वो खुद। उसे यकीन था कि वक्त के साथ वो उसका दिल पूरी तरह से जीत लेगी। युनशेन ने लापरवाही से हम कहा, क्योंकि वह पहले से जानता था कि कांग जिनसे जी परिवार के घर में रहने आया है, इसलिए उसे यहाँ देखकर उसे आश्चर्य नहीं हुआ। तुम इतनी देर से वापस क्यों आई? युनशेन ने अपनी आवाज में थोड़ी नाराजगी के साथ पूछा, उसकी स्कर्ट की तरफ देखते हुए जो लगभग उसकी जांघों की जड़ तक पहुंच रही थी। कांग जिनसे मुस्कुराया, वहां एक विज्ञापन की शूटिंग थी, इसलिए मैं देर से लौटा। भाई शेन, क्या आपने खाना खा लिया? अगर नहीं तो मैं अभी रसोई में कुछ तैयार करवाता हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मैं अपने कमरे में आराम करने जा रहा हूँ, उसने जवाब दिया और ऊपर की ओर चल दिया, पीछे स्नेह का कोई निशान भी नहीं छोड़ते हुए। कांग जिनसे की अभिव्यक्ति एक पल के लिए रुक गई, फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश की। ठीक है, मैं रसोई में भाई शेन के लिए देर रात के नाश्ते तैयार करवाती हूँ, जब उन्हें भूख लगेगी। जो भी हो। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचते ही युनशेन का रूप गायब हो गया और कांग जिनसे की आंखों में निराशा के भाव उभर आए। यूनिया को एक तरफ खड़ा देखकर उसने भौहें चढ़ाई। तुम सोने के बजाय इतनी देर तक क्यों जाग रही हो? यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? अपने बुरे मूड में वह यूनिया के साथ धैर्य नहीं रख पा रही थी। भविष्य में यून परिवार की मालकिन के रूप में जी यूनिया को भी जीने के लिए उसकी सनक पर निर्भर रहना पड़ेगा। आंटी जियांग, क्या पिताजी का मूड खराब है? वे इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? यूनिया ने उदास होकर पूछा।
काम जिनसे कुछ समझा नहीं सकी और अधीरता से हाथ हिलाते हुए बोली, तुम तो अभी बच्ची हो, इतनी चिंता क्यों करती हो? जल्दी करो और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ओह, यून्या आज्ञाकारी भाव से जाने के लिए मुड़ी। मुड़ते ही उसके मुंह के कोनों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। ... काम जिनसे अपने शयन कक्ष में लौटी और युनशेन को वहां न पाकर वह बाहर गई और एक नौकरानी को पकड़ लिया। भाई शेन कहाँ है? वह कमरे में क्यों नहीं है? नौकरानी ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, साहब अभी अतिथि कक्ष में सो रहे हैं। काम जिनसे इतना क्रोधित हो गई कि उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम क्या खेल खेल रहे हो युनशेन? कुछ देर तक स्थिर खड़े रहने के बाद वह अपने कमरे में वापस आए और गुलाबी लाल रेशमी लो कट नाइट गाउन पहनकर बाहर आई, जिससे उसके आधे खुले स्तन दिखाई दे रहे थे और उसका चेहरा अति सुंदर और जीवंत मेकअप से सुसज्जित था, जो रात में एक परी की तरह मोहक और मनमोहक लग रहा था। वह रसोई घर में गई और एक कप गर्म दूध लेकर आए। अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर आकर उसने दस्तक दी। भाई शेन, क्या आप सो रहे हैं? अध्ययन कक्ष के अंदर से एक गहरी और उदासीन आवाज आई, यह क्या है? मुझे पता है कि आपको हमेशा सोने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने एक कप गर्म दूध बनाया है। सोने से पहले इसे पीने से आपको नींद आने में मदद मिल सकती है। काम जिनसे ने कहा। उसकी आवाज इतनी आकर्षक थी कि किसी के भी शरीर में झुनझुनी पैदा हो सकती थी। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, नीचे चले जाओ, आवाज ने कहा। उसके बाद कोई और आवाज नहीं की। काम जिनसे ने अपने होंठ काटे। उसकी निगाहें इतनी तेज थीं कि ऐसा लग रहा था कि वह दरवाजे को भेद देगी। उसने अपने पैर पटके और अंत में अनिच्छा से चली गई। अध्ययन कक्ष में एक लंबा व्यक्ति मेज पर बैठा था, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर तेजी से नजरें घुमा रहा था। उसके पतले होंठ थोड़े सिकुड़े हुए, ठंडे और तीखे थे। मेज पर रखे फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और जवाब दिया, प्रेसिडेंट यू, शहर के पूर्वी हिस्से में जमीन को लेकर कुछ पेचीदगी हो गई है। निंग परिवार ने अचानक कोई कदम उठाया है। मुझे ये खबर पहले ही मिल गई थी, वरना हम 3 दिन बाद होने वाली नीलामी में निष्क्रिय बैठे रहते। आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए? निंग का। युनशेन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, क्योंकि उसकी उंगलियां मेज पर हल्के से टैप कर रही थीं। हाँ, वही परिवार जो उत्तर से आया था। मैंने सुना है कि वे पहले अंडरवर्ल्ड में थे और मनोरंजन उद्योग के जरिए अपनी प्रतिष्ठा चमकाते थे। अब वे रियल एस्टेट में हाथ डाल रहे हैं। निंग परिवार के सभी सदस्य निर्दयी हैं और लगता है कि वे कई बड़े अधिकारियों को जानते हैं। उनके शामिल होने से उस जमीन के टुकड़े को हासिल करना और भी मुश्किल हो गया है। क्या ऐसा है? युनशेन हल्के से हंसा, जिससे फोन के दूसरी ओर मौजूद व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मुझे वह जमीन हासिल करनी ही होगी, चाहे वे अंडरवर्ल्ड से हो या असली दुनिया से। कोई भी मेरे हाथ से कुछ छीनने में कामयाब नहीं हुआ है। जी परिवार पर पूरा नियंत्रण पाने के लिए यह प्रोजेक्ट उसके लिए बेहद जरूरी था। वह निंग परिवार की प्रतिष्ठा से वाकिफ था और वे बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इससे क्या? युनशेन को अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में कभी डर नहीं लगा था। दूसरी तरफ से व्यक्ति एक पल के लिए झिझका। परसों रात मंत्री यान लेडी यान के 30वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक रात्रिभोज का आयोजन कर रहे हैं और आपको आमंत्रित लोगों में जरूर शामिल होना चाहिए। अगर आप मंत्री यान से संपर्क स्थापित कर सके तो कई निंग परिवारों की भी चिंता नहीं रहेगी। इस मंत्री यान का 2 साल पहले जियांगजोऊ में तबादला हुआ था, जहां उनका मुख्य काम अर्थशास्त्र था। अपनी कम उम्र के बावजूद वे एक उच्च पदस्थ अधिकारी थे और जियांगजोऊ में पहले और दूसरे नंबर के अधिकारी भी उनका सम्मान करते थे। अफवाह थी कि मंत्री यान राजधानी शहर के एक बड़े परिवार से थे, जो एक सुनहरे अवसर की तलाश में यहां आए थे और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें वापस राजधानी शहर बुला लिया जाएगा। अपने तटीय क्षेत्र और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण जियांगजोऊ देश भर में जीडीपी में लगातार शीर्ष 5 में शुमार है। कई लोग जियांगजोऊ में स्थानांतरित होना चाहते हैं, जो दर्शाता है कि मंत्री यान की पृष्ठभूमि निस्संदेह असाधारण है। वास्तव में अगर युनशेन मंत्री यान के साथ संबंध बना पाते तो निंग परिवार सचमुच महत्वहीन लगता। जीलानी द्वारा पहले उसके कान में कही गई बात को याद करते हुए युनशेन के दिमाग में एक विचार कौंधा।